सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और हमारे सीनियर पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब सदीक साजिद साहब भी हैं और हमारे साथ आज प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। आज वो हमसे गुफ्तगू करेंगे क्योंकि जो इशू है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक तो इजहार राय के हवाले से जो पाकिस्तान में गुफ्तगू हो रही है वो, और दूसरा अनवर रज़ा साहब इस पर बात करेंगे कि ये जो आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सहाफ़ियों के प्लाट्स के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के बाज़ अरकान ने गुफ्तगू की है इस पर वो बात करेंगे। तो वो ख़ास तौर पर आज हमारे साथ हैं। और जो दूसरी स्टोरीज़ आगाज़ जिससे हम करेंगे वो लंदन से आने वाली ख़बरें हैं। वहाँ पर मरियम नवाज़ साहिबा के जो साहबजादे हैं जुनैद सफदर, उनकी शादी हुई है सैफुर रहमान साहब की बेटी से। तो इवेंट जो है उस पर उसकी बहुत सारे उसकी जहतें हैं। उन पर तो यानी वो जो वहाँ पर एक झगड़े और बाहर जो एहतजाज है उस पर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको ज़रा उनकी जो शादी है उसमें जिस अंदाज़ में चीज़ें बनाई गई हैं, देखें आप, तस्वीर चल रही हैं। जोड़ा माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें खुशियाँ दे, कामयाबी हो। लेकिन बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि ये जो शादी है इसमें जितना ख़र्चा हुआ है, ये बड़ा, बहुत सारे पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं जिनके हालात बहुत ही बुरे हैं, दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं। और इस सिस्टम में जो ख़राबी है उसकी वजह हमारे सियासतदान हैं जो मुख्तलिफ़ औक़ात में हुकूमतें करते रहे। उनके अपने मामलात तो बहुत ठीक हैं, ये आप तस्वीर देखें माशाल्लाह, बहुत जोड़ा खूबसूरत लग रहा है। काश ये खूबसूरती हर घर को नसीब हो जाती, अगर ये सिस्टम यहाँ पर ठीक हो जाता, अगर लोगों को रोज़गार मिलते। ये देखें ख़ास तौर पर जो ये हॉल हैं, यहाँ की जो थीम्स हैं, ये जो बनाई गई हैं, इसमें फूल ही फूल हैं। मैं नाम भूल गया हूँ वो जिन्स जो कंपनी ये जो सारी बनाती है, जो जिसने ये सारा डेकोरेट किया है। लेकिन ये जो भी इनके फंक्शन हैं इसमें फूल बहुत हैं। आप देखें ये टोनी मार्क प्रोड्यूसर साहब जो हैं, अब उन्होंने उनके जहन में आया कि ये चीज़ भी बतानी थी, तो टोनी मार्क उन्होंने बताया कि ये देखें, म्यूज़िक देखें आप, गाने वहाँ पर, और बिल्कुल जो पाकिस्तान के हालात हैं, हमारे साथ में जो अफ़गानिस्तान के हालात हैं, जो पूरी दुनिया में इस वक्त जो फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, बिल्कुल हमें कोई उसका यहाँ पर कोई वो नज़र नहीं आता। तस्वीर में भी आप देखेंगे कि जुनैद साहब हुसैन नवाज़ के साथ, उनके बच्चे के साथ, फिर इसहाक डार साहब, और सारे ये जो मामलात हैं, और मेन्यू भी बड़ा ज़बरदस्त था। लेकिन ये सारी जो तफसीलात हैं, अब मीर इकराम जो हमारे नुमाइंदे हैं लंदन से, वो हमें ज़रा उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर इकराम, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम सर। मीर इकराम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, वालेकुम सलाम, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। जी आ रही है। मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही जी, किसी की भी कोई आवाज़ नहीं आ रही, ना मीर साहब की आ रही है। चलें, ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, ज़रा इसको। मीर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। तो फिर आप बोल दे भाई कि आवाज़ आ रही है। वो बोल रहे थे, आपको नहीं आ रही थी, वो बोल रहे थे। अच्छा, कुछ बताइए कि क्या सूरत हाल, क्या शादी में क्या कुछ देखा, कोई मेन्यू क्या था और किस किस्म का बंदोबस्त था, खर्चा था क्या, ज़रा बताइए कि कैसे हुआ सब कुछ। अच्छा, ये सेंट्रल लंदन के बहुत ये ना अजीम शान होटल में इनकी हुई है सेरेमनी, और खाने का यकीनी तौर पे देसी खाने भी थे और आपके चाइनीज भी थे और मुख्तलिफ डिशेस थी। लेकिन इधर फिश पकौड़ा बड़ा पॉपुलर हुआ है। जो कारकुनान गए थे मुस्लिम लीग नून के बरतानिया भर से,
मैनचेस्टर से और जहाँ जहाँ से वो पहुंच सके थे, जिनको दावतनामे दिए गए थे वो पहुंचे हैं। तो कुछ दोस्तों ने बताया कि क्या क्या बड़ा फेवरेट था। आप कह रहे हैं फिश पकौड़ा, क्या उसमें कोई रेसिपी खास थी कोई फिश पकौड़ा? फिश पकौड़ा सर, ये अब जो कारकुनों को मिला वो कहते हैं कि जी हो ये रहा था कि वो जिस वक्त खाने की तरफ जाते थे तो बाहर से आवाज आ जाती थी कोई बाहर कुछ हो गया, फिर बेचारे जाते थे वापिस आते थे तो उनकी वो कहते हैं हमें फिश पकौड़ा ही मिला। तो ये बड़ा मसला हुआ उनके साथ। अच्छा। तो लेकिन वो बेचारे मसरूफ है काफी ज्यादा, तरह खा नहीं पाए, लेकिन वो बहरहाल जो जो कुछ उन्हें मिला उन्होंने बताया। अच्छा। उसके बाद काफी 200-250 के करीब लोग थे। जब मजीद खाने के बारे में जानना चाह रहे हैं, लेकिन बड़े ढोल भी नजर आ रहे हैं, बड़ा बिल्कुल एक यानी एक जबरदस्त किस्म का वहां पर था, बाहर एहतजाज भी हो रहा था और नून लीग वाले ढोल पे नाच भी रहे थे। और सुना है जो कपड़े थे वो बड़े महंगे थे, बहुत खर्चा किया गया उन पे। यस, नाना के ये लाडले नवासे हैं, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। ये दोनों मतलब पहले बेटी की, पहले इनकी बहन की शादी हुई थी तो भी बहुत धूमधाम से हुई थी पाकिस्तान में, आपको याद होगा। अब ये जुनैद की है तो फिर वो कसर तो नहीं छोड़ी उन्होंने, वो अपने वो जो उनके खानदानी रिवायात है उनको उन्होंने पूरा किया है। इसमें ना सिर्फ दूल्हा दुल्हन के नवाज शरीफ साहब भी बैठे हुए हमें नजर आ रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने ब्लू कपड़े पहने हुए हैं और बड़ा ज़बरदस्त वो बिल्कुल अपने नवासे के साथ हैं। और आप जैसे कह रहे हैं कि बड़ा लाडला नवासा है, इसमें कोई शक नहीं है, तस्वीर देख के बिल्कुल नज़र आ रहा है सारा। अच्छा जी, ये जो लिबास है अलीना, इस पर जो मुझे अभी पता चला कि ये कोई ये सबे साची ये कोई इंडियन डिज़ाइनर है, उन्होंने डिज़ाइन किया। और इन्होंने जो बड़ी बड़ी मशहूर इंडियन एक्ट्रेसेस हैं, प्रियंका चोपड़ा, उनका भी शादी का जोड़ा इन्होंने किया था। फिर वो अनुष्का जो विराट कोहली की मिसेज हैं, उनके लिए भी किया था। अच्छा, जो प्रियंका का ड्रेस था वो तो 18 लाख रुपए का था, इंडियन 18 लाख, यानी पाकिस्तानी आप समझे कोई 30-35 लाख रुपए होंगे। इसी तरह जो अनुष्का का था वो 30 लाख का था, यानी कोई 60-65 लाख का पाकिस्तानी। लेकिन ये 2015-16 में हुआ था। अब अगर ज़रा आप देखें जो जोड़ा इनका है, जो मरियम सफदर साहब की, इनकी जो आयशा हैं, जो जुनैद साहब की जो मिसेज हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त ये जोड़ा है और ये सबसे बेहतर नज़र आ रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि फिर आप ज़रा महंगाई वगैरह को भी देख लें तो ये कोई 70-80 लाख रुपए का तो सिर्फ अलीना ये बताया जा रहा है जोड़ा ही होगा। बिल्कुल सही है। अब देखें, जब शादियां होती हैं हमारी फैमिलीज़ में तो हम कोशिश यही करते हैं कि नॉर्मल भी मैंने नोट किया है कि अगर कोई छोटी किसी गरीब के घर पे भी शादी हो या हमारी अपनी भी शादियां होती हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि जितना भी हम मैक्सिमम अपने लहंगे पे कर सकें या चीज़ों पे कर सकें हम करते हैं। लेकिन जहाँ पर बात हमारे हुक्मरानों की आती है, डेफिनेटली सी बात है, फिर ये चीज़ क्वेश्चनेबल हो जाती है। और जैसे सबेसाची जो एक इंडियन डिज़ाइनर है, मुझे ये समझ नहीं आई कि आखिर ये इंडियन डिज़ाइनर का जो लहंगा है उन्होंने वो क्यों सेलेक्ट किया है। वैसे तो सबेसाची साहब के जो डिज़ाइंस हैं वो हमारे रैम्स पे भी इस्तेमाल होते हैं, बाकी भी बहुत से पाकिस्तानी जो लोग हैं उन्होंने पहने हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान से कोई यानी ऐसा बंदा या कोई ऐसा डिजाइनर बहुत नहीं है। डिजाइनर्स हैं, बहुत अच्छे डिजाइनर्स हैं। जब इस लेवल पे अनवर साहब वैसे ही आपसे कोई गुफ्तगू में शामिल करते हैं कि क्या कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा डिजाइनर नहीं है, पाकिस्तानियत नहीं है, अब सब कुछ इंडिया का, मतलब हर चीज़ जो है वो हमें इंडियन जो लिबास है उसी कल्चर को हमने फॉलो करना है। देखिए, जब हुक्मरानों की शादी होती है तो वो ऐसी कोई मुनफरद रवायात कायम करते हैं और वो बताना चाहते हैं कि वो हुक्मरानों के बेटे हैं, बेटियां, नवासे नवासियाँ हैं। इसीलिए नवाज शरीफ साहब ने भी ये चूज़ किया होगा कि इंडियन ड्रेस डिज़ाइनर से ये लिबास बनवाया जाए। और अगर समी साहब आप बात करते हैं पैसों की, तो मेरा ख्याल है कि अगर ये आप 80 लाख रुपये कहें या 1 करोड़ भी कहें तो मेरा ख्याल है कि ये कम होगा, क्योंकि ये मायने नहीं रखते नवाज शरीफ साहब के लिए इतनी अमाउंट। और फिर आपने शादी में देखा कि जुनैद सफदर खासे कॉन्फिडेंट भी थे और मियां नवाज शरीफ साहब भी बड़े खुश थे। और आपने देखा इस शादी को भी पॉलिटिकली गेन करने की कोशिश की गई मरियम नवाज साहिबा की तरफ से। और उन्होंने कहा कि मैं भीख नहीं मांगूंगी अपने बेटे की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए। तो देखिए कि इस तरह की शादियाँ जो हैं उन्हें अमूमन हम यूजली कहते हैं कि ये बिज़नेस डील होती है, बिज़नेस मैरिजेज़ होती हैं। आपने देखा कि सैफुर रहमान साहब के साथ उनके दरीना ताल्लुकात हैं। जब एहतसाब बना और एहतसाब में जो सैफुर रहमान साहब ने किया और उसके बाद वो नवाज शरीफ साहब के साथ रहे और फिर कतर में जो उन्होंने LNG वाला
मामला था, उस पर भी नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब का नाम है। तो अगर आप देखें तो ये भी एक मुझे बिजनेस डिग्री लगती है। और हुक्मरान यूजुअली इसलिए करते हैं कि ताकि वो मुनफरिद दिखाई दे। शादी में और मैं बात करना चाहूँगी, अभी पिछले दिनों बख्तावर की शादी हुई, हमने वो शादी देखी और उन्होंने कोशिश किया कि अपनी वालदा साहिबा का जो भी वो रिक्रिएट कर सकें, उन्होंने किया। यहीं के डिजाइनर थे, यहीं के मेहंदी वाले लोग थे। हाँ एग्जैक्टली, उन्होंने कोई इंडियन किसी डिजाइनर से अपने कपड़े नहीं बनवाए, अपनी वालदा का जो तैयार करदा जोड़ा था वो उन्होंने पहना। और ठीक है खर्चा उन्होंने भी किया, लेकिन वो उन्होंने अपने घर में किया। ये तो एक 5 स्टार होटल, हालांकि ये शादी बड़ी सादगी से भी हो सकती थी। मुझे याद है यहाँ पर कोहाट में एक असिस्टेंट कमिश्नर थे, जब उन्होंने शादी की तो उसमें वो मीडिया पर भी आया। उन्होंने जो वहाँ पर जो भूखे बच्चे, जो गरीब बच्चे, उनको बुलाया, उनको खाने दिए और एक मुनफरिद अंदाज में शादी की। और जो हमारे माशरे में जो लोग जिनको हम हैव नॉट्स कहते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, एक उनके लिए भी वो हौसले का वो चीज़ जो थी वो बायस बनी। और लेकिन इससे पहले यहाँ पर भी जो शादी यानी जो हुई यहाँ पर महरून जो इनके इसहाक डार साहब के बेटे के साथ भी शादी हुई थी, नवाज शरीफ साहब की साहबजादी की, तो वो बड़ी सादगी से की गई थी। उसमें सिर्फ फैमिली के लोग थे और बहुत ही सादगी से वो की गई थी। लेकिन ये जो इससे पहले तो मोदी को बुला लिया एक शादी में वो उसमें, और फिर अब उसके बाद ये वहाँ पर आपने लंदन में इतने महंगे होटल में, जहाँ पर मीर इकराम ये बहुत महंगा होटल है और ये किस जगह पर वाक़या है? ये हाइड पार्क में, सेंट्रल लंदन में वाक़या है। और ये मतलब आम बंदा इस होटल को अफोर्ड नहीं कर सकता। आम जो यहाँ के अच्छे सरमायादार, कुछ अंदाजा है? एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है पर हेड। अगर पाकिस्तानी उसमें लगाए तो तकरीबन कहते हैं कि 3-1 लाख पर हेड पड़ेगा जो गेस्ट है। एक खाना 3 लाख, तो आले मुफ्त दिले में रहम। और इसमें माले मुफ्त भाई बात शुगर करे लहंगे तक रह गई है। इधर तो प्राइम मिनिस्टर आ गया था मोदी पाकिस्तान में, बिल्कुल, तो अभी नहीं आ रहा वो कोई वजूहत होगी। लेकिन ये है कि खर्चा दिल खोल के किया गया है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इन मामलात में खर्चे खराजात में वो फिर, क्योंकि ये यादगार लम्हे होते हुए कहते हैं फिर दुनिया को दिखाना भी है, तो इस चीज को वो नहीं सोचते। जुनैद साहब ने मुबारकबाद देनी चाहिए, बड़ी हिम्मत है, उन्हें इन हालात में शादी कर लिए। वालदा साहबा को कोरोना हुआ है और उनके जो नाना है वो मौतजाती तौर पे जिंदा है। अगर उनकी बीमारियों की हम लिस्ट देखें, बड़ी हिम्मत की बात है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे आपकी वालदा की तबीयत ठीक ना हो, आपके नाना बस मौतजाती तौर पर जिंदा और आप शादी कर लें और इतना पूरा आप वो उसकी तैयारियां भी कर लें, ये बड़ी बात है। वैसे नहीं, ये तो सदीक साजिद ये सरकारी तौर पर बीमार है ना नवाज शरीफ साहब, वैसे तो बीमार नहीं है माशाल्लाह, बड़े खुश नजर आ रहे हैं अपने नवासे की शादी में। और अगर वर्कर्स ने फिश पकौड़ा खाया तो तला हुआ पकौड़ा नवाज शरीफ साहब ने भी खाया होगा। और भी बहुत सारा वो जो बता रहे हैं स्वीट, और वो पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं कि मीठा बहुत था। तो सदीक साजिद ये तो फिर बीमारी तो नहीं है, सरकारी बीमारी है ये तो। ज़ाहिर है जी, सरकार की इजाज़त से गया था बीमारी तो उनको किसी वक्त भी लग सकती है। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, अपने नवासे के पोलो मैच भी देखते हैं, हाइड पार्क में जनाब वॉक्स भी होती हैं, चॉकलेट्स वाली वो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें भी खाते हैं, तो वो फिर वो आप जो कह रहे होते हैं ना कि वो फिर इधर के हरीसे और उधर वो यादें तो आती हैं। वो भी पता चला है कि स्पेशली बनवाते हैं, अभी भी वहाँ पे बनवाते हैं। यहाँ से बाज़ दोस्त चले जाए जो उनको मिलने वाले, कई फरमाइशें अभी भी कर देते हैं। तो वो सरकारी बीमारी है, वो तो अपनी जगह पे कायम है। लेकिन जो एक प्राइवेट उनके जो सेहत है, आप देखें क्या गुलबुलू से जनाब वो हंसते मुस्कुराते और सेब की तरह लाल रंग है। और रात वो जिस तरह बैठे हुए थे खशाश बशाश, आपको किसी जगह पे नज़र आया कि वो बीमार है। और फिर दूसरी बात ये देखें, वहाँ पे जो ख़र्चा हुआ वो तो हुआ ही हुआ। यहाँ पे रायविंड में जाती उम्रा में जिस तरह पूरे महल को सजाया गया, करोड़ों रुपए तो यहाँ पे भी लगा दिए गए, अच्छा खासा मेहमानों को बुलाया गया था, यहाँ पे भी खाने का अहतमाम था, बरकी कुमकुमों से पूरा घर सजाया गया, ये सारी चीज़ें थी समी साहब। तो उधर भी तो बाज़ार है, वो अच्छे खासा वो आप बात करते हैं ना गरीब को 2 वक्त की खाना खिला दे, वो वाला सिलसिला तो नहीं है। तो वो ये अलीना वाली बात भी ठीक है कि क्यों ये जी भारती का इंतखाब क्यों किया, ये ड्रेसेस वगैरह ये सारे। तो फिर हम जब बात करते हैं कि मोदी का जो यार है, तो फिर वो बात में नाराज़ हो जाते हैं इसी किस्म की बातों पे। अच्छा, यहाँ पर भी बड़ी तकरीब, यहाँ पर भी खर्चा किया गया, इसका मतलब ये 2-2, 3-3 जगहों पे तकरीबात, और ये कफ़ायत शारी सिर्फ या ये पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए है कि बस
ये वन डिश पार्टी करें, 2 करें, 1 करें उधर। लेकिन मैं एक चीज़ और देख रहा था, 24 डिशेस थी, और अगर आप वो मीठे शीठे वो मिला लें तो 30 के करीब बनती हैं। जो तो फिर वो जो कानून था जिस पर वो कहते थे शहबाज शरीफ साहब के मैं बड़ा ज़बरदस्त गरीबों के फंक्शन बंद करवा देने, उनके बत्तियां बंद करवा देनी, नहीं वो तो दूसरों के लिए है ना, वो तो घर में कर रहे थे, उनके लिए तो कोई कानून नहीं है। अली ना आपकी इतला क्लियर है, वो कोरोना उनकी नेगेटिव आ गई है, चलिए मुबारक हो आपको भी। हाँ तो वो नेगेटिव हो गया, और अब उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं कराची का जो 29 का PDM का जलसा है उससे मैं खिताब करना चाहती हूँ। खबर दे रहे हैं आप। अच्छा हाँ, तो बहरहाल जी ये शादी है, इस पर जो एहतजाज हुआ उस पर मुख्तलिफ आरा हैं लोगों की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एहतजाज नहीं होना चाहिए था, ये इससे सोसाइटी में जो है ना इंटॉलरेंस पैदा होती है। बाज़ लोग जिनका ख्याल ये है कि ये लूटी हुई दौलत है पाकिस्तानियों की, और ये जहाँ पर भी हो आप इनका सोशल बाइकआउट भी करें और वहाँ पर झगड़ा तो नहीं लेकिन एहतजाज भी करें, इससे कम से कम उन्हें थोड़ा बहुत एहसास आप ये शर्म दिलाने की कोशिश करें। लेकिन ये सब कुछ देख के तो बिल्कुल नहीं लगता कि इससे किसी को कुछ थोड़ा सा भी एहसास हुआ होगा कि जब कोई अमीर आदमी इतनी शान और शौकत से शादी करता है और उसकी तस्वीर और उसके सारे चर्चे जब मीडिया के ज़रिए हर घर में पहुंचते हैं, तो हमारी वो बेटियां, हमारी वो बहनें, हमारी वो माएँ जिनकी बड़ी ख्वाहिश है कि वो अपनी बेटियों को बड़े अरमानों से रुखसत करें, लेकिन क्योंकि इस निज़ाम में उनके ना किसी बच्चे को रोज़गार का मौका दिया, ना उनको कोई मौका फ़राहम किया, ना उनके हस्बैंड को मौका फ़राहम किया, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल है, तो उनके दिल बहुत जलते हैं। कितनी बड़ी ज़्यादती की है उन्होंने हमारी अलीना के साथ। इतनी अच्छी ये ब्यूटिशियन है, इनको भी मरियम नवाज़ ने नहीं बुलाया, किसी और को ही बुला लिया। हाँ जी, ये वो डाई हार्ड किस्म की सपोर्टर है मरियम नवाज़ की है। ठीक है, सही है, बड़ी ज़्यादती की वैसे। चले ये तो जर्नलिस्ट खैर क्या किसी का सपोर्टर होगा, लेकिन मैं जो बात कर रहा था ना, मैं ऑन ए सीरियस नोट, आपने तो एक बड़ी लाइटर सी बात की। जी जी बिल्कुल। लेकिन ये आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान के वो लोग जो 2 वक्त की रोटी को तरसते हैं, ये इतने आप जेवरात देखें ज़रा, आप मैं आपको बताऊं, ये जो जेवर है सारा, जिस तरह के ये सेट्स हैं, अगर आप पुराने ज़माने के आप मिस्र में इस तरह के जेवर पहने जाते थे, पूरा गला जो है उसके ऊपर जेवर, ये तस्वीर देखी है मैंने, जो वहाँ के जो पुराने जो लोग हैं, जो ओल्ड इजिप्शियंस, जो वो फ़िरौन के ज़माने के, जो उनकी जो मलकाएँ थीं, जो बहुत ताकतवर लोग थे, बड़े अमीर लोग थे, उनके आप ये देखें ज़रा, ये आप ज्वेलरी देखें उनकी, बड़े बड़े कांटे सर पे और गले में पूरे उनके हार। और फिर अब देखें यहाँ पर जो इनका जो लिबास था, जो जुनैद साहब की अहलिया का, उनका जो जेवर था, अगर आप ज़रा उसको इनके साथ कंपैरिजन कर लें तो आपको बिल्कुल वैसा ही नज़र आएगा। समीर साहब, आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि ये बादशाह और शहजादियों वाला लिबास है? बिल्कुल उस वक्त तो यही होता था, ऐसा ही है। देखें आप देखें पूरे जो वो सारा जो सोना, यानी एक नुमाइश है जी। इससे इनको तो खुशी हुई होगी, इनके मोमेंट्स भी यादगार हो गए होंगे, लेकिन आप लीडर हैं, आप 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं इस मुल्क के, और मरियम साहबा अभी कहती हैं कि मैं ख़वातीन के हकूक़ के लंबरदार हूँ। तो ये आप जो लाखों हमारी बहनें हैं, जो बच्चियाँ हैं, आप उनके सीने जो है गम से आपने भरे होंगे, इसलिए कि एहसास महरूमी जो है वो बहुत तकलीफ दे है। और फिर उस एहसास महरूमी की जो वजह है वो निज़ाम है, और ये निज़ाम ख़राब किसने किया? हमारे हुक्मरानों ने किया, जिन पर हमने इत्मीनान करके उनको इक़्तिदार में बिठाया। ये बड़ा अफसोसनाक था। अगर वो इतना खर्चा ना करते, कुछ और रवायत कायम करते, मस्जिद में निकाह करते, कुछ गुरबा को खाना देते, सादगी से, तो ये एक अच्छी मिसाल पैदा होती। इससे लगता कि उनके दिल में गरीब का दर्द और दुख है, वो महसूस कर सकते हैं। वो सिर्फ जो है लाखों पाउंड्स के तो यहाँ पर फूल लगे हुए हैं। समी साहब, वो दर्द जो है वो सिर्फ बयानात की हद तक है, वो सिर्फ महंगाई बढ़ गई, गुर्बत बढ़ गई। पाकिस्तान में जो आप गरीब की बात कर रहे हैं ना, गुज़श्ता 5 सालों में जो गुर्बत की शरह है 24 से बढ़कर 34% हो गई है। और ये बयानात भी अभी 30 साल कारकर्दगी के ऊपर ही इन्होंने पिछले दिनों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो गुर्बत बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। तो इस किस्म के बयानात बड़े मियाँ साहब को भी भिजवा दिया करें कि भाई कोई गरीब का। इसमें टोटल एक और बात है, देखें, कोई ज़ाहिर है मेरा कोई एतराज़ करने का तो हक नहीं है, लेकिन ये टोटल एक वेस्टर्नाइज किस्म का ड्रेस है।
पाकिस्तानियत और पाकिस्तान और ये जो लीडरों से बंदा ये तवक्को करता है कि वो हर उनका काम जो है उससे पाकिस्तान से मोहब्बत की बू आनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमें नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल यंग जोड़ा है और अल्लाह ताला उनकी शादी को कामयाब करे, उन्हें खुशियाँ नसीब करे और पाकिस्तान के खुदा करे कि कुछ इन हुक्मरानों के दिल में रहम आए और पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा हो जाए कि हर घर में ये खुशी नसीब हो, हर माँ, हर बाप, हर भाई अपनी बच्चियों को, बहनों को इसी तरह इज़्ज़त और एहतराम से रुखसत कर सके, इतने उसके वसाइल हों, तो सारा पाकिस्तान खुश होगा, सब इनको दुआएं देगा और फिर जितनी मर्ज़ी आप खुशियाँ करें। बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके गोश गुजार करना क्योंकि इससे मैं जब आज देख रहा था कल रात से, जो अभी बड़ा पड़ा है सोशल मीडिया, क्या मैं आपको अर्ज़ करूं, जिसमें जो तस्वीर हैं और जो गाने हैं वहाँ पर, जिस तरीके से वो गायकी है, सब कुछ है, तो मुझे लगा कि ये अगर वो ये ना करते तो शायद बहुत बेहतर होता। अब हम जनाब जो हमारी दूसरी स्टोरी है वो मैं, क्योंकि मुझे जाना है ब्रेक पर, लेकिन मैं बता देता हूँ, अनवर रज़ा साहब इसीलिए आए हैं। वो एक तो आज़ादी इजहार राय के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में एक जो मामला था उसमें जो जुरिस्डिक्शन का इशू हुआ है, लार्जर बेंच ने उस पर एक कोर्ट ने ऑर्डर लिया है। वो तो खैर जुरिस्डिक्शन कोर्ट की क्या है, कैसे होना है सुओ मोटो, वो तो अपनी जगह पर एक इशू है जो सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगी, लेकिन हम जो एक आज़ादी सहाफ़त का इशू खड़ा हो गया पाकिस्तान में, जहाँ लोगों के साथ जो जर्नलिस्टों को नोटिसेस दिए जा रहे हैं, जर्नलिस्टों को उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, फिर छोड़ा जा रहा है, तशद्दुद होता है उन पर, घरों में घुसकर मारा जाता है, ये वादा किया जाता है कि 10 दिन में 5 दिन में मुल्ज़मान सामने आ जाएंगे, वो मुल्ज़मान सामने नहीं आते, फिर लोगों को ज़बरदस्ती ऑफ एयर कर दिया जाता है, जो सबसे अफसोसनाक बात है, जो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये आज़ादियाँ जो हैं ये बड़ी मेहनत से पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने हासिल की हैं। और आज मैं देख रहा था सुप्रीम कोर्ट में एक पुराने कॉमरेड नासिर जैदी को, उनके हाथ कांप रहे थे चाय पीते हुए, लेकिन वो उसका जिस्म शायद अब इतना तवाना नहीं है, लेकिन उसकी रूह उसी जज्बे से सरशार थी, और वो जिस तरह मैं आज से कई साल पहले उन्हें देखता था, उसी तरह आज वो लड़ने के लिए आए हुए थे अदालत में सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए। इस पर बात करते हैं। और इसके अलावा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आज नून लीग के कुछ ख्वाजा आसिफ साहब और राना तनवीर साहब ने सहाफ़ियों के प्लाट्स के हवाले से एक ऐसी गुफ्तगू की है जो बेसरोपा गुफ्तगू, जो वो ना करते तो शायद बहुत बेहतर होता। क्या उन्होंने कहा और क्या उनके मकासद, और पाकिस्तान के सहाफ़ी जो इस वक्त जो एक बहुत सारी जगहों से जो ख़बरें आ रही हैं कि आज़ादी इजहार राय उस तरह से नहीं है जिस तरह से नज़र आ रहा है, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में जो आज़ादी इजहार राय है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जो लार्जर बेंच है उसके सरबरा क्या मकाम चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि जो सहाफ़ियों का मामला है वो बहुत सेंसिटिव है, आज़ादी इजहार राय बहुत सेंसिटिव है, और हम ये जो दरख्वास्त दी गई थी, ये जो केस है उसके मेरिट्स पर हम बात नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ उस तरीक़ाकार को डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि सुओ मोटो नोटिस जब लिया जाए तो उसको इन्फोर्स करने का तरीका क्या होना चाहिए। उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल और उन्होंने कहा कि जो सहाफ़ी जिन्होंने ये कंप्लेंट की थी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत में, वो भी आके अपना नुक्ता नज़र पे बयान कर सकते हैं। सारी सिचुएशन को हम ले देंगे और हम बहुत जल्द इसका फ़ैसला करना चाहते हैं। तो अगली जो तारीख़ है वो 26 लगाई गई है, लेकिन इसमें अभी जो गुफ्तगू होगी वो जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के जो इशू हैं कि किस तरह से ये सुओ मोटो लेना है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक अपना मामला है जिसमें बार काउंसिल्स राय देंगी। हमारे लिए सहाफ़ियों के लिए जो इस सारी कहानी में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। फिर जो लोग तशद्दुद का निशाना बनाते हैं वो पता नहीं लगता वो कौन है,
एजेंसियों पर इल्ज़ाम लगता है, लेकिन हुकूमत कहती है कि हम बहुत जल्द उनको हम पकड़ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं पकड़ा जाता। और एक जो बड़ी एक अफसोसनाक चीज़ है, जब भी किसी के ऊपर कोई उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है तो ये कह दिया जाता है कि ये जो जर्नलिस्ट था इसके अपनी कोई एक्टिविटी इस तरह थी, किसी लड़की को छेड़ा, कुछ हुआ और उसके भाइयों ने आके मारा। ना वो भाई आते हैं ना वो मुल्ज़मान आते हैं। एक अजीब ड्रामा बरपा है। अभी ये आमिर मीर साहब और इमरान शफकत जो हैं, इनको उठा लिया गया, 2 ढाई 3 घंटे के बाद छोड़ा गया। इससे पहले मतीउल्लाह जान को उठाया गया था, सुबह से शाम तक वो रहा, फिर उसको छोड़ दिया गया। तो ये मोहसिन बेग साहब को एक नोटिस आ गया है ऑनलाइन को, वो उसको हेड कर रहे हैं FIA का, मनी लॉन्ड्रिंग का। फिर उसके बाद नदीम मलिक साहब, इतने ज़बरदस्त वो मरंज शख्सियत हैं और इंतहाई जो सोबर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनमें से कोई यानी पता नहीं चल रहा कि ये सब कैसे हो रहा है। तो अनवर रज़ा, ये जो मामलात हैं सहाफ़ियों को जो डराने धमकाने के, अच्छा फिर एक और बात ऑफ एयर कर दें जी, आप प्रोग्राम्स को ऑफ एयर कर दें। अब आर्मी चीफ कह रहे हैं कि कोई ये कहे कि मैंने किसी को कहा है या हमने किसी को कहा है, तो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा। फिर लोग हैं, फिर जो ऑफ एयर हैं वो क्यों नहीं आ सकते स्क्रीन पर अगर कोई बंदा रोक नहीं रहा तो? जनाब, मैं ये पर्टिकुलरली हामिद मीर के हवाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये इस बात से पाकिस्तान का आइन किसी को इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप ज़बरदस्ती किसी को ऑफ एयर कर दें। अगर किसी ने कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की है तो आप अदालत में जाएं, केस पेश करें, अदालत फैसला करे, सबको काबिल कबूल होगा। तो ये बड़े अहम इशूज़ हैं। और फिर कहा जाता है, जिस तरह से वो शेख रशीद साहब कहते हैं कि इस मुल्क में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हो गई और कोई जनाब यहाँ पर कोई नहीं, वो चिड़ी नहीं फड़की, तो ये शहबाज शरीफ का क्या होगा। तो ये कहा जाता है कि अगर हमने हामिद मीर का प्रोग्राम बंद करवा दिया तो हम किसी का भी बंद करवा सकते हैं। ये हम किस तरफ जा रहे हैं अनवर रज़ा? तो आप प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जनरल हैं, क्या सहाफ़ी जो लीडरान हैं वो क्या सोचते हैं इस सारी सूरत हाल पर? देखिए समीर साहब, सबसे पहले तो तमाम इदारों को अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। जब इदारे अपनी लिमिट्स से बाहर जाते हैं तो बिगाड़ पैदा होता है। हम भी मादर पिदर आज़ादी के कायल नहीं हैं और कभी भी हमने इसका मुतालबा भी नहीं किया कि हमें मादर पिदर आज़ादी चाहिए। हम चाहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं तो आप उसको प्रोब कीजिए। आप अपनी अगर आपकी शक्ल दुरुस्त नहीं तो आप आईना तो मत तोड़िए ना। आपको चाहिए कि आप अपने बिगाड़ को दुरुस्त कीजिए। मैं एग्जांपल देता हूं कि आपको मुझसे कोई शिकायत है, मैंने कोई ख़बर गलत शाया की है, तो आपको चाहिए कि आप कोर्ट का रास्ता इख्तियार कीजिए। मुझे चाहिए कि मैं अदालत में उसको प्रूव करूं। ये नहीं हो सकता कि आप अनफेयर मीन्स यूज़ करें, मुझे अगवा कर लें, मेरी टांगें तोड़ दें, मुझे मालिक मेरा जो इदारे का है उसके ज़रिए मुझे हरास करें, मेरी तनख्वाह बंद करवा दें, इदारे के इश्तिहारात बंद करवा दें। ये वो सारे टूल्स हैं जिसके ज़रिए आप अखबारात को, TV चैनल्स को और सहाफ़ियों को बिलखसूस कंट्रोल करना चाहते हैं। दूसरी बात कि इंटीरियर मिनिस्टर को शायद अब भूल गया वो दौर कि वो अब ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला दौर नहीं है। सोशल मीडिया जिसकी आप ख़ुद बात करते हैं, गवर्नमेंट बात करती है कि ये बेलगाम घोड़ा है, आप किस तरह चीज़ों को कंट्रोल कर सकेंगे? ऐसा नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हम आज़ादी के साथ साथ ख़ुद इटसेल्फ चाहते हैं कि हम ख़ुद को क्रिटिसाइज़ करें, देखें चीज़ों को। इदारों में निज़ाम मौजूद है। हम चाहते हैं कि जो आप हमें किसी न किसी तरीके से हमारी आर्म ट्विस्टिंग करना चाहते हैं, इसको बंद कीजिए। देखिए, कभी आप किसी को ऑफ एयर कर देते हैं, कभी आप किसी को अगवा कर लेते हैं। फिर जब आपको कहा जाता है कि आप उन मुल्ज़मान को सामने लेके आएँ तो इंटीरियर मिनिस्टर जो एक रिस्पॉन्सिबल वज़ीर हैं वो कहते हैं कि जो मैं किसी का नाम नहीं कोट करता कि उनके जो मुल्ज़मान है वो हम 2-4 रोज़ में मीडिया के सामने ले आएंगे। नहीं, मैं तो कभी भी कोई असद तूर के नाम पर ये बात हुई कि इससे पहले भी बहुत सारे लोगों के ये बड़ी एक अच्छी बात थी, हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, अब भी इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, अगर आप हमारे किसी इदारे पर अगर कोई हर्फ आ रहा है और वो इसमें मुलव्वस नहीं है तो ये हुकूमत का काम है कि मुल्ज़मान को वो सामने लेके आए। जब वो कहते हैं कि हमने पकड़ ली है, CCTV कैमराज हैं, तो फिर आप उनके मुल्ज़मान को सामने लेके आएँ, बताएं, ताकि जो इदारों पर तनकीद हो रही है उस तनकीद से वो मुबर्रा हो जाएं, उससे वो निकल जाएं। देखिए ना कि जब ये वज़रा ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि आपको नहीं पता हमें कहाँ से प्रेशर है। फिर ये प्रेशर का उन्हें बताना चाहिए। हम तो ख़ुद कहते हैं कि हम सबसे पहले हम कहते हैं कि अगर किसी जर्नलिस्ट पर हमला हुआ है तो ये पुलिस का काम है उसे प्रूव करे। जो उसके एविडेंस होते हैं,
आप देखें कि Fencing होती है, फेंसिंग कुछ होती है, होता है, वो पता चल उसका जाता है। रिकॉर्ड नहीं मिलता। नादरा से आप डाटा लेने जाएं, आपको डाटा नहीं प्रोवाइड किया जाता, मुझे हुकूमत लगता है खुद कि को सब बेबस कुछ करार देती है। तो मिल फिर जाता होगा, लेकिन उसको पब्लिक नहीं करते ये। तो पब्लिक किसने करना है मुझे बताइए। हम तो यही मुतालबा करते हैं कि आप पब्लिक कीजिए ताकि पता चले। फिर हम ये भी कहते हैं कि आप हमें अदालतों में लेके जाइए। अगर मैंने कोई कसूर किया है, मैं गिल्टी हूँ कि इस जगह पे, तो आप अदालत में प्रूव कीजिए, अदालत मुझे उसकी सजा दे। अगर मैं गद्दार हूँ तो आर्टिकल 6 मुझ पर भी तो लागू होता है, मैं भी इस मुल्क का शहरी हूँ। लेकिन ये तो किसी को हक हासिल नहीं कि वो मेरी टांगें तोड़ दे, मुझे अगवा कर ले या फिर मुझे थ्रेट करे। हमें इस रविश को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात समीर साहब कि अगर हम पाकिस्तानी बड़े मुहिब वतन हैं, हम जर्नलिस्ट भी, शायद हम बहुत सारे लोगों से ज़्यादा मुहिब वतन हैं। आप कभी किसी सेंसिटिव इश्यूज़ पर, कभी नेशनल इश्यूज़ पर हमें कभी आपने इनसाइड बुलाकर कभी ब्रीफिंग दी है? आपने कभी ये कहा है कि ये मुल्क का बड़ा अहम इशू है, आपने इस इशू पर ये लाइन लेनी है? अगर आपने कभी कहा हो और हम उस लाइन हमने क्रॉस की हो तो फिर हम गद्दार हैं। अगर आप नहीं वो ब्रीफिंग्स देखें, उसमें भी मैं आपको बिल्कुल खुल के बता देता हूँ, उसमें भी ब्रीफिंग्स में भी सिलेक्शन की जाती है। उसमें तमाम सहाफ़ियों को ब्रीफिंग नहीं दी जाती। जो उनके मंजूर नज़र लोग हैं उनको तकरीबात में भी बुलाया जाता है। चले ये उनका अपना हक है, प्रोगेटिव है, लेकिन उनको ब्रीफिंग्स भी अपने मन पसंदीदा लोगों को दी जाती है। मैं उस कैटेगरी में नहीं जाना चाहता। लेकिन एक और बात जो मैं सदीक साजिद, उस कैटेगरी में हैं भी नहीं, मैं एक हमें कौन कोई बुलाएगा और हमें इस पर कोई वो इतराज़ भी नहीं है, लेकिन मैं एक ये बात कहता हूँ, आपका तो नाम 2 जगह पे मौजूद था, आखिरी लम्हे पे खैर है, काट चलें दिया। हम ज़ाती हवाले से मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं एक सदीक साजिद, मुझे ये बताइए कि आज जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो ख्वाजा सफदर साहब ने बात की, जो राना तनवीर साहब ने बात की, ऐसा लगता है कि सहाफ़ियों के लिए जज्बात, चाहे कोई अपोजिशन में है, चाहे कोई हुकूमत में है, चाहे कोई इनविजिबल फोर्स है, दे आर नॉट हैप्पी। आज ख्वाजा साहब ने कहा कि सहाफ़ियों को प्लाट नहीं मिलने चाहिए, और राना तनवीर साहब ने कहा बड़ी तशवीश है कि प्लाट्स मिल रहे हैं, कैंसिल होने चाहिए। सेक्रेटरी हाउसिंग कहते हैं कि हुकूमत ने मना कर दिया है। किसने मना किया? ये हुकूमत ने मना किया है। तारिक बशीर चीमा साहब ने मना किया। आप भी पार्लिमानी प्रेस रिपोर्टर्स एसोसिएशन के जो सबसे ताकतवर इदारा है पाकिस्तान में, जिनके पास इख्तियार है पार्लियामेंट से वॉकआउट करने का भी और एहतजाज करने का, आप बताइए ये क्या, ये वहाँ पर आप मौजूद थे क्या? ये क्यों इतनी नफरत सहाफ़ियों से? ये ज़ाहिर है जी, ये मुस्लिम लीग नून वाले जिस तरह के वो थोड़ी सी भी इनको भी वो तनकीद तो बर्दाश्त नहीं होती। अब हमने पता नहीं ख्वाजा आसिफ का या राना तनवीर का क्या बिगाड़ा है। पहली बात तो ये है कि सभी साहब 2015-16 में जब नवाज शरीफ की अपनी हुकूमत थी तो उन्होंने ख़ुद ये 2% कोटा वफाकी काबीना से भी मंजूर हुआ और इसकी सुप्रीम कोर्ट अदालत ने भी इसकी मंजूरी दी, मीडिया वर्कर्स और जर्नलिस्ट दोनों के लिए। आज इन्होंने कहा कि जनाब ये जो सेक्रेटरी थे इमरान ज़ेब ख़ान, इनका नाम है सेक्रेटरी हाउसिंग, इन्होंने कहा जी चूँकि अब वो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हाउसिंग फाउंडेशन एक अथॉरिटी बन गई है तो अथॉरिटी का ये फ़ैसला है और हम ये प्राइम मिनिस्टर के पास लेकर जा रहे हैं। चूँकि ये जो जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर हैं ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में वो नहीं आते, उसके अंडर नहीं आते, तो लिहाजा इनको जो है वो इससे फ़ारिग किया जाए। तो ख्वाजा आसिफ फ़ौरी बोले, मसूफ़ फरमाते हैं कि ये फ़ौरी तौर पे पाबंदी लगाई जाए। ये दरवाज़ा हर 2-3 साल बाद खुल जाता है, इसे बंद किया जाए। उनके मैं अल्फाज आपको बता रहा हूँ। और फिर वो पता क्या कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि जनाब ये प्लाट लेने के लिए ख़ुद पहुँच जाते हैं। हमने कहा जी हमें आप प्लाट दे, आप देते हैं रिश्वत, मुस्लिम लीग नून वाले देते रहे खुद। आप वो भी जो अभी आप बात कर रहे थे अपने पसंद के लोगों को, मुझे बताइए, मुझे कम से कम 27 साल हो गए, मुझे तो इस्लामाबाद में कोई प्लाट नहीं मिला। आज भी हमारी दरख्वास्त है वैसे की वैसे ही पड़ी, अनवर रज़ा से पूछ लें, वो तो हमें वैसे अभी वो आजा। फिर वो उसने मुशाहिद हुसैन ने कहा कि भाई जो माजी का फ़ैसला है, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर था, तो उसके ऊपर नज़र षानी कर लें। तो उसकी भी वो उन्होंने कहा जो फैसले माजी में हो चुके, अथॉरिटी तो अब बनी है, हाउसिंग अथॉरिटी अब बनी है, जो माजी में बोर्ड ऑफ गवर्नर ने फैसले, उसका क्या करेंगे? उस पर जी वजारत कानून से राय ले लें। और फिर हम नहीं है सिर्फ उसमें, उन्होंने कहा जी अब हम ये ना डॉक्टर। अच्छा, इसमें एक बात, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, शायद उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मुख्तलिफ था। जी बिल्कुल, वो मुख्तलिफ था। और उन्होंने कहा कि DHA में जर्नलों को प्लाट मिल जाते हैं, ये उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि और बहुत सी कैटेगरीज़ के लोग हैं जिनको मिल जाते हैं। राना तनवीर बोले वो तो बहुत सारे जजेस को भी मिल जाते हैं, और बहुत सारे जजेस और वकला और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जाली हलफनामों में प्लाट लिए, लाहौर में भी लिए और इस्लामाबाद में भी लिए। और फिर भी ये भी कहा गया, जो सेक्रेटरी ने कहा, उन्होंने कहा जी वो तो अभी एक F-14 जो सेक्टर है आपने देखा था,
कुरानंदाजी में चीफ जस्टिस साहब का भी नाम निकल आया था, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो कर दिया, हुक्म इम्तराई जारी कर दिया। तो वो फिर सेक्रेटरी हाउसिंग ने बोला, उन्होंने कहा कि हम एक पॉलिसी बना रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो हैं वो 15-20 जो प्लाट हम उनके डिस्पोजल पे रख देंगे तो वो जिसको दे दें। तो इस पे फिर कमेटी ने कहा, राणा तनवीर ने भी कहा कि ऐसा ना करें, आप एक पॉलिसी ऐसी बनाएं। अब ये नहीं हो सकता कि चीफ जस्टिस को एक जज जो है वो उनका ना पसंद हो वो उसको ना दे, बाकियों को दे दे। तो पॉलिसी आप बनाएं, किसी के ऊपर आप ना छोड़ें। अभी तो पॉलिसी बननी है। अभी वो मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है सदीक साजिद। हम जब वापस आते हैं तो इस मसले पर भी, और लाहौर में वो जो टिकटॉकर का इशू हुआ था आयशा अकरम का, उस हवाले से भी बात करते हैं। हमारे साथ ही रहिए, छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें मीडिया की तरफ से जो सवाल उठाए जाते हैं, बजाय इसके कि उनका कोई मुदल्लल जवाब दिया जाए, आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये हमें नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ जो वाक़यात हो रहे हैं, मारपीट के वाक़यात हो रहे हैं हर तरफ, और कोई दादरसी नहीं है। फिर इसके अलावा एक और भी चीज़ अब इम्पोज़ करने की कोशिश की जा रही है, मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। कहीं उसका जिक्र नहीं है, एक ड्राफ्ट घूम रहा है। कभी पिछले दिनों वो वहाँ पर एक कमेटी की मीटिंग हुई वज़ारत इत्तलात व नशरियात में, और फिर बाद में गलत प्रेस रिलीज़ जारी कर दिए गए। ये कहा गया जी कि शायद जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, यानी वो कमेटी जिसमें PBA के, CPNE, APNS सब के जो और जर्नलिस्टों के जो नुमाइंदे थे, कि जी उस कमेटी ने ये कह दिया है कि उनको ये ड्राफ्ट मंजूर है। किसी को मंजूर नहीं था, और वो गलत इस तरह की चीज़ें। जी आप ज़रा बताइए कि हुआ क्या था। वो फ़ारूक हबीब साहब उसे चेयर कर रहे थे और इंफॉर्मेशन के अफसरान वहाँ पर मौजूद थे। हम उस पर डिस्कशन ज़रूर कर रहे थे और किसी ने उस पर इत्तफाक नहीं किया था। उसमें से एक ये था कि बताइए कि अगर आप मुझे करोड़ रुपए जुर्माना करेंगे, एक जर्नलिस्ट उस जुर्माने को कैसे पे करेगा? फिर उसकी अपील जो ट्रिब्यूनल की होगी वो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुझे बताइए कि आप सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील लेके जाते हैं तो उसके लिए आपको वो फ़ी जो होगी वकला की, वो आप कहाँ से पे करेंगे? लाखों रुपए कहाँ हम से कहते आएंगे? थे, मेरा वहाँ पे ये स्टांस था कि आप ये जुर्माने इदारों को क्यों ना कीजिए, जो मालकान जो अरबों रुपए कमा रहे हैं उन्हें कीजिए। वो अपने इदारे में एक लीगल विंग बनाएं और कोई भी स्टोरी पब्लिश करने से पहले, ऑन एयर करने से पहले वो उसके लीगल पहलुओं का जायजा लें। आप कह रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी इदारों के अंदर होनी चाहिए। देखिए होनी चाहिए ना, इदारों के अंदर होनी चाहिए ना। इदारा अगर मुझे हायर करता है तो उसे पता होना चाहिए अनवर रज़ा कोई स्टोरी ला रहा है, इसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, उसको मुकम्मल वो। लेकिन अफसोसनाक बात यह थी कि सारे इश्यूज पर जो प्रेस रिलीज आया, जो इंप्रेशन आया, उसमें यह था कि शायद वो मीडिया के लोग इसको मान गए। नहीं समीर साहब, ऐसा नहीं है। अगर ये बात होती तो आप देखिए कि जब जॉइंट सेशन में प्रेसिडेंट खिताब करेंगे तो उस वक्त मुश्तरका इजलास में PFUJ RIUJ ने प्लान किया हुआ है कि हमने प्रोटेस्ट करना है, हमने धरना देना है पार्लियामेंट के सामने। तो मुझे बताइए अगर वहाँ पर इत्तफाक किया होता तो फिर इस धरने का जवाब क्या था? बिल्कुल ठीक है। तो आपको कम से कम जो हकायक हैं वो तो सही आने चाहिए। सदीक साजिद, आप कुछ बात बता रहे थे, यू वांटेड टू ऐड टू व्हाट यू हैव जस्ट सेड। मैं ये थोड़ा सा कहना चाह रहा था, ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं जी हमें तो 30 साल से कोई प्लाट नहीं मिला और हमारी 15,000 तनख्वाह बढ़ जाए तो मीडिया शोर मचाना शुरू कर देता है, रिपोर्टें आना शुरू हो जाती हैं, और हमारी तो महाना तनख्वाह ही सिर्फ जो है वो 1,68,000 रुपये है, 1.5 लाख 1,68,000 रुपये। हालांकि उसमें अगर वो अपने वो जहाज़ का टिकट शिकट मिला दें वो 3 लाख रुपये तक जो है वो बन जाती है। और बाज़ लोग तो ऐसे हैं ना जो कमेटियों के इजलासों में आ जाएँ तो कम से कम 3.5-4 लाख तक भी पहुँच जाते हैं। लेकिन वो राणा तनवीर साहब क्या कहते हैं? कहते हैं जी इनको इदराक ही नहीं है कि अरकान पार्लियामेंट और जो MNAs हैं वो कितने गरीब हैं, वो किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। इन्हीं राणा साहब की बहुत सी जो है वो फैक्ट्रीज़ हैं, मिल्स हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, और माजी में जब हुकूमत इनकी नहीं थी, अपोजिशन में थे, तो जनाब ये एक इनके भाई थे राणा अफजाल साहब, उनकी एक फैक्ट्री में गैस चोरी भी पकड़ी गई थी। ये भी आपको बता दूं वो केस यहाँ चले हम पर्सनल इश्यूज पर भी जाते हैं। देखिए मैं एक इज्तिमाई बात कर रहा हूँ, मैं प्लाटों के हवाले से एक बात करना जी आप ये कि ये भी हुकूमत जो है वो मीडिया को मज़ीद प्रेशराइज करने के लिए, उन्हें दबाने के लिए ये इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती है। देखिए
ये 2% जो कोटा है ये फेडरल गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव किया था। अगर आपने इस कोटे को ख़त्म करना है तो आप फेडरल गवर्नमेंट में जाइए और उसमें जाके ख़त्म कीजिए, काबीना इसको काबीना से ख़त्म कर दे। हमें भी पता चले ना कि जो रियासत मदीना के अलमबरदार हैं वो किस तरह आवाम के और पब्लिक के हकूक़ की बात करते हैं, तो ख़त्म कर दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं। वो सरकारी मुलाजमीन जो 22वें ग्रेड में रिटायर होते हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं, और या वो इदारों के लोग जिनको पता नहीं कितने मुरब्बे ज़मीनों के मिलते हैं, ख़त्म कर दीजिए। तो या उनको तो आप देते हैं, लेकिन जो कोई गरीब सहाफ़ी है उसको बेचारे के हालात देखें आप आके। हमारे जो सिर्फ ये चंद लोग जो एंकर्स हैं उनके हालात बेहतर हैं, आप बाकी एनालिस्ट देखें, बाकी रिपोर्टर्स देखें, सब एडिटर्स देखें, अखबारात में जो तनख्वाहों का स्ट्रक्चर है वहाँ पर किस कदर वो जो लोग हैं वो पिसे हुए हैं। और अगर कोई आप छोटा को 5 मरले 10 मरले का प्लाट दे भी देते थे हाउसिंग सोसाइटी बना के, एक जो कि हर बंदा बनाता है, हर इदारा बनाता है, तो अब नून लीग इस पर भी खफा है। और हुकूमत जो है वो अब सेक्रेटरी हाउसिंग कह रहे हैं कि जी वो हुकूमत ने मना किया हुआ है, तो हाउसिंग के जो मिनिस्टर हैं उन्हीं की मर्ज़ी से ये सब कुछ हो रहा होगा। हालांकि भले आदमी है तारिक बशीर चीमा साहब, आई डोंट एक्सपेक्ट कि वो कोई इस तरह की बात करेंगे, क्योंकि ये तो मेरिट पे हो रहा है, किसी को वो कोई नवाजने वाली बात नहीं हो रही। इन हालात में ज़रूरत इस बात की है, जब पाकिस्तान के पड़ोस में तब्दीली आ रही है, दुनिया पूरी पाकिस्तान को निशाना बनाए हुए है, तो पाकिस्तानी जो मीडिया के साथ हुकूमत को चाहिए तल्लुकात को बेहतर बनाए। क्योंकि मैंने नहीं देखा मीडिया में किसी में भी कोई इस तरह का सेंटिमेंट है कि वो हुकूमत को कोई इस तरह से चैलेंज करना चाहता है, लेकिन जो नकाइस हैं उनकी जो निशानदेही है वो तो मीडिया करता रहेगा, और तवक्को ये करता है कि उनको आप ऑब्जेक्टिवली जो की जाने वाली क्रिटिसिज्म है उसको आप उसी तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करें। ये कोई किसी की ज़ात पर हमला नहीं है। अगर सहाफ़ी गायब होता है, उसको मार पड़ती है और किसी हमारे इदारे का नाम उसमें आता है, गलत या सही, तो फ़ौरन उसको क्लैरिफाई करें। हमारी इस गुफ्तगू का मकसद ये है, हम किसी को मलाइन करने के लिए ये बात नहीं कर रहे। और मुझे लगता है कि अनवर रज़ा इस हवाले से आप कोशिशें भी कर रहे होंगे कि राब्ता किया जाए हुकूमत के अकाबरीन के साथ, बैठ कर मामलात को तय कर लिया जाए कि ये जो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये जो ऑफ एयर आप जो प्रोग्राम करवा रहे हैं, और देखिए ये हामिद मीर साहब की बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ होगा, मुझे भी होगा, आपको भी होगा, लेकिन उनका प्रोग्राम बाई फोर्स ऑफ एयर करवाना ये गलत है। इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोई किसी ने गलत काम किया है, आप जाएं अदालत में जाएं, वहाँ से आप ऑर्डर ले लें। इसी तरह ये जो नदीम मलिक साहब हैं या मोहसिन बेग साहब हैं, जी समी साहब आपकी बात काट रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। ये जो बड़े इदारों के मालकान है ना, ये विकेट के इस साइड पे भी खेलते हैं और इस साइड पे भी खेलते हैं। मैं बिटवीन दी लाइंस मैंने आपको ये बात की है, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये मैं किसी एक स्पेसिफिक इशू जो ऑफ एयर करने की आप बात करें उस हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जनाब अब ज़रा थोड़ा सा वो जो लाहौर में जो टिक टॉकर का इशू था उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वहाँ पर जो तहकीकात लोग ये मुतालबा कर रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि हर पहलू की तहकीकात होनी चाहिए। जिन लोगों ने वो ज़्यादती की, बड़ी शर्मनाक वो वीडियोज़ हैं, उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आप कुछ ऐसे लोगों को भी उठा रहे हैं कि 71 साल बंदे को आपने उठा लिया, वज़ीर उसका नाम है वज़ीर ख़ान, और वो जिस वक्त ये सब वाक़या हो रहा था वो अपने घर में था। अच्छा, अब आप उसको उठा के ले आए, रखा हवालात में, मीडिया ने खबर आई, आपने उसको रिलीज़ कर दिया। ये सोचा किसी ने कि उसके घर वालों पर, मोहल्ले में उसकी इज़्ज़त पर कितना हर्फ आया होगा। और ये ज़रूर इन्वेस्टिगेट करें कि वो जो खातून थी उसने ये जो वीडियो बनाई उसकी और किस तरह की वीडियोस सोशल मीडिया पर हैं। जब आप खुद ये कहें कि मैं वहाँ पर आ रही हूँ और आप मुझसे मिलने के लिए आए हैं, मुझसे सेल्फ़ी बनवाने के लिए आए, और आपने इतनी बोल्ड वीडियोस फेंकी हो, फिर भी मैं कहता हूँ कि जो लोग वहाँ पर थे उन्होंने जो हुल्लड़बाजी की उसकी गुंजाइश नहीं थी, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और मिलेगी, इंतज़ामिया कर भी रही है। लेकिन ये जिसने इंटाइस किया, जिसने सब कुछ ये वहाँ पर बुलाया और फिर उसके बाद उसको जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उठा के पाकिस्तान का चेहरा मसख किया गया, हमारी सोसाइटी के बारे में ये बताया गया कि बड़ी इनटॉलरेंट सोसाइटी है, ये तो सदीक साजिद इंतहाई नाकाबिल कबूल है। ये बात पाकिस्तानी माशरे में मर्द औरतों की इज़्ज़त करते हैं और बहुत इज़्ज़त करते हैं। आज भी किसी आप लाइन में खड़े हो, बैंक के सामने कोई खातून आ जाए, रास्ता दे देते हैं, बस में आए तो उसको वो बिठाते हैं। और अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर खातून महफूज नहीं है तो ये जो हमारी लाखों माएँ बहनें यूनिवर्सिटी में जाती हैं, ट्रेन में सफ़र करती हैं, ये अपनी जॉब्स पर जाती हैं, मार्केट्स पर जाती हैं, तो ये कैसे हो जाता है सब कुछ?
आपने बड़ी अच्छी बात की है और आपकी मेहरबानी, आपने इस इशू को यहाँ पे उठाया है। ये बिल्कुल सही बात है कि इस मामले की हर पहलू से तहकीकात होनी चाहिए। मुझे अफसोस हुआ एक बड़े टीवी का जो एंकर है उसने जिस तरह ये सारी की सारी जिम्मेदारी पूरे माशरे को, पूरे समाज को ही गलत करार दे दिया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपने जो उसके जो और वीडियोस सामने आई हैं आप उसमें भी उनको देखें, और मैं फिर वो एक और उसमें एक किरदार है उस किरदार को भी देखें, वो उस किरदार का उस एंकर के साथ का क्या ताल्लुक वास्ता है वो भी आप देखें। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप सारे मर्दों को इसी तरह की चीज़ें जो है वो करार दे दें, सारे आप जाते। ये ठीक हो गया हमारे सदीक साजिद। मुझे अब इजाज़त लेनी है। अलीना, मैं माफ़ी से इस इशू पर कमेंट नहीं ले सका क्योंकि आप वाहिद खातून थी हमारे आज के पैनल में, लेकिन इजाज़त दीजिए, वक्त हमारा ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।